नमस्कार दर्शकों, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। आज उनके साथ जुड़ी हुई यादों पर हम चर्चा करेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, बड़े नज़दीकी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बड़े खास अनुभव है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं उनका अनुवाद आपने डोगरी में किया है। जी। और जम्मू कश्मीर और डोगरी के साथ स्वर्गीय अटल जी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है और 8वें शेड्यूल में डोगरी को लाने के लिए उनका ही बड़ा रोल रहा है। जी। आप अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करेंगे। हमें याद है कि आप उस वक्त वहीं पे मौजूद थे दिल्ली में जब 8 शेड्यूल में डोगरी को शुमार किया गया। जी जी बिल्कुल। आप अनुभव शेयर कीजिए। पहले मैं बताना चाहूँगा जी। आपके माध्यम से, जम्मू और कश्मीर दोनों की राजनीति की धारा अलग अलग चलती है जी। लेकिन एक नाम ऐसा है जो कश्मीर में भी लोकप्रिय है और जम्मू में भी लोकप्रिय है जी। वो अटल जी हैं। जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो राजनीतिक जीवन है, आमतौर पर यह समझा जाता था कि कश्मीर की मुस्लिम पॉपुलेशन शायद इनको पसंद ना करे, लेकिन उनका स्वभाव, उनका दृष्टिकोण, दूरदर्शिता ऐसी है, वो कश्मीर में भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने जम्मू में है। तो ये विशेषता है और मुझे उनके सानिध्य में रहने का बड़ा सुअवसर मिलता रहा है और बार बार मिलता रहा है। ये तो कुछ उनका स्नेह था कि जम्मू में आने के बाद वो मुझे ढूंढते थे। दूसरा, यहाँ भी व्यवस्था ऐसी होती थी कि अटल जी के साथ मुझे ही रहना पड़ता था। तो बड़े मीठे, बड़े प्यारे और बड़े शिक्षादायक अनुभव उनके साथ मेरे हुए हैं। आपने आपको वो चंद्रभान से बुलाया करते थे क्योंकि उनके कोई मित्र थे चंद्रभान, तो उनके मुंह पर ये शब्द चढ़ा हुआ था। तो पहले वो चंद्रभान ही कहते थे। जब मैं थोड़ा उनको कहता मैं चंद्रभान नहीं, तो फिर एकदम चंद्रमोहन बोलते थे। और ये यहाँ सबको पता ही है, तो कई बार मुझे यहाँ वाले भी छेड़ते हैं चंद्रभान। चलो, ये तो एक बात हुई। आपने 8वें शेड्यूल की बात की। अटल जी जब भी जम्मू आते थे तो जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था उसके बारे में बार बार बात करते थे। कहते थे कभी अवसर मिलेगा तो ये बैकलॉग जो है जम्मू के साथ जो अन्याय का, उसको ठीक करेंगे। तो उस बात से हमें जम्मू वालों को बड़ी एक आशाएं उनके प्रति होती थी और हम खुल के उनसे बात करते थे। जब 8वें शेड्यूल की बात आई, उनका वायदा पहले से था और वो जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें तय था कि 8वां शेड्यूल जो है उसमें डोगरी को एंटर कर दिया जाएगा। उस दिन मैं चमनलाल जी के घर पे ही था, दिल्ली किसी काम से गया हुआ था। मैं उन्हीं दिनों अटल जी की कविताओं का डोगरी में अनुवाद कर रहा था और वो फाइल मैंने अपने साथ ली हुई थी। अटल जी की कविताओं की फाइल भी साथ ली हुई थी। वहाँ कुछ समय मिल जाता था, इस सोच के मैं साथ ही ले गया था और मैं ये सोचता था कि अटल जी से उसका प्रीफेस लिखवा लूँ, इसलिए मैं दिल्ली गया हुआ था। तभी बात चली कि इस सेशन में डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाया जाएगा। हम चमनलाल जी के घर बैठे हुए थे, एजेंडा आया पार्लियामेंट का। अगले दिन ये भाषाओं के बारे में बिल पेश होना था। तो एजेंडा देखा तो उसमें केवल कोंकणी और नेपाली भाषा थी, डोगरी का नाम मिस हो गया था। डोगरी नदारत थी। बिल्कुल। हम दोनों ने मिलकर, चमन जी ने और मैंने, चमनलाल जी ने सोचा कि ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। हमने जम्मू के लोगों के साथ वायदा किया हुआ है और वायदा अटल जी की तरफ से किया हुआ है, तो अब ये तो गलत हो जाएगा। तुरंत हम उठे और सीधे अटल जी के घर गए, उनसे बात की। तो कहने लगे ये कैसे हो गया, हमने तो बोला हुआ था। चलो अब क्या हो सकता है, आप अडवाणी से मिल लीजिए और अडवाणी से मिलने के बाद कोशिश कीजिए, अभी भी एजेंडे में ये आइटम ऐड हो सकती है। तो थोड़ी सी सुस्ती हम कर जाते, शायद चीज़ हाथ से निकल जाती। हमने सीधे ही वहाँ से निकले और अडवाणी जी के घर गए, उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। फिर हम चला गए पार्लियामेंट हाउस में। तो उधर चमनलाल जी ने, जो सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे बात की। 1.5-2 घंटा हमें लगा। उसके बाद एजेंडा अमेंड हुआ और अमेंड होकर दोबारा एजेंडा जो था वो सर्कुलेट किया गया और डोगरी उसमें शामिल हो गई। चंद्रमोहन जी, ये भी क्या कहा जाता है कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे नॉक नहीं करते तो उसके बाद पार्लियामेंट सेशन भी नहीं हुआ, फिर 2014 में ही उम्मीद की जा सकती थी। हाँ, फिर सरकार भी चली गई थी। और मैं ये कहता हूँ कभी के टाइम पे हमने फुटबॉल को हिट नहीं किया होता तो गोल नहीं होता, ये गोल हो गया। अब हम दिल्ली में ही थे तो मैंने वो कविताओं का अनुवाद तो करके कुछ रखा हुआ था, 1-2 कविता रह गई थी, तो हमने रातों रात कविता लिखी। आशा ये था कि 25 तारीख को उनका जन्मदिन आता है, तो उस दिन मैं जैसे भी है उसका ब्लू प्रिंट किताब का अटल जी के हाथ में दूँ और तब उनको कहूँ कि किताब का प्रीफेस जो उसका फॉरवर्ड है वो लिख के दें। उस दिन जन्मदिन का आ गया था। तो पहले दिन रात को हम लोग, मेरे साथ एक साथी और थे, हम चले गए कश्मीर हाउस। कश्मीर हाउस के बाहर एक टाइपिस्ट बैठते हैं, वो हिंदी में और अंग्रेज़ी में टाइप करते हैं। उनके पास बैठ के बड़ा समय लगा के देर रात तक हमने हिंदी के कंप्यूटर टाइपिस्ट से डोगरी में लिखवाया। बड़ा कठिन काम था, कुछ हो सकता है गलतियाँ भी रह गई होंगी।
तो जैसे कैसे करके 4 वॉल्यूम स्पाइरल बाइंडिंग करके अगले दिन अटल जी के जन्मदिन पर उनके हाथ में जाके दिए। हालांकि उस समय इतना रश था, सिर्फ वीआईपी लोग जा रहे थे, कैसे वैसे करके हम वहाँ पहुँचे, उनके हाथ में कविताओं का वो हमने दिया वॉल्यूम दिया और बड़े प्रसन्न हुए। मैंने उनको कहा पहली भारतीय भाषा है जिसमें आपकी कविताओं का अनुवाद हुआ, तो उन्हें माथे से किताब लगाई और वहाँ रख दी और फिर मेरे साथ लंबी चौड़ी बात की। तो बस मुझे एक प्रसन्नता है कि हमारा एक बड़ा पॉपुलर गीत है, गालनी हार दे बोलनी सहार दे दिन दिन जवान तोली तोली, तो उन्होंने हम पर एहसान किया और हमने भी एहसान का थोड़ा सा बदला उनके हाथ में किताब दे के चुकाया कि बाकी मुझे बड़ी शांति थी। फिर उसके बाद हमने किताब छपवाई, उसके बड़े सारे वॉल्यूम बड़े लोगों को दिए गए, बाद में अटल जी को पब्लिश बुक भी पहुंचाई गई। तो अटल जी का एक स्नेह जो मेरे साथ रहता था वो कविताओं के किताब के माध्यम से और ज़्यादा बढ़ा। फिर जम्मू जब आते थे उनको लगा जी आपकी जो छवि है एक राजनीतिज्ञ के रूप में है, जो आप साहित्यकार हैं, वो छवि आपकी बाहर नहीं आ पाई, वो आज ही हम देख रहे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं तो हमें भी पता। विनोद जी, ऐसा होता है कि लोगों में एक पक्ष जीवन का ही आता है। मैं वकील हूँ, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं थोड़ा साहित्य में भी दखल रखता हूँ, राजनीति तो हुई, तो लोगों को एक पक्ष ज़्यादा पता लगता है, दूसरा नहीं लगता है। तो ऐसा है। अटल जी जब भी यहाँ पर आते थे और आपसे मिलना जरूर होता था आपका, और कभी कोई ऐसा अनुभव जो उनके साथ किया हो? एक ऐसा अनुभव है जो पता नहीं मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, लोगों को लगेगा नहीं लगेगा। एयरपोर्ट से जब भी बाहर आते थे तो वो एक ऐसा एक्शन करते मुझे देखे, मैं उस वक्त नौजवान था, ताकतवर था, पता नहीं उसका कोई मैसेज देना चाहते थे और फिर चंद्रभान कह के बोलते थे। तो फिर उसके बाद उनका प्रयास यही रहता था कि उनके साथ गाड़ी में मैं ही बैठूं। उन्होंने यहाँ राजौरी तक टूर किया, अखनूर में जब पुल टूट गया था तो वहाँ पैदल गए, आगे किश्ती में क्रॉस की, तभी मैं उनके साथ था। हर अवसर पर मौका मिलता था। मढ़ में गए हम, तो मढ़ में रास्ते में पानी का वो स्ट्रीम जैसी आती है जिसको हम डोगरी में चो बोलते हैं। तो मुझे कहने लगे इसको चो क्यों बोलते हैं? फिर वहाँ किसी से पूछ के कि इसका पुराना नाम चो ही चल रहा है। कहते हैं चो तो हीरानगर में भी है, जम्मू में जितनी स्ट्रीम है वो चो ही बोलते हैं। ऐसा वो रुचि लेते थे। फिर बहुत पुरानी बात है, ठाकुर बलदेव सिंह जी हीरानगर से चुनाव लड़ रहे थे जी। तो वहाँ एक मेला पहिया नाम से 2 मशहूर गांव हैं, वो शायद गिरदाला डोगरा जी के गांव हैं। तो वहाँ पे कैंपेन करने जाना था। तो अटल जी, तब जीप ही होती थी हमारे पास, अटल जी जीप में बैठे, साथ में मैं बैठ गया और वो जो गली थी, जो रोड थी, वो पत्थरों वाली रोड थी। तो जीप बार बार जंप ले रही थी तो अटल जी को असुविधा हो रही थी। कहने लगा मैं पैदल चलता हूँ, ये इस रोड पे ये जीप जो है ये इस पर जाना कठिन लग रहा है। जब पैदल चलने लगे तो वहाँ सांप दिखाई दिए हमें, फिर से जीप में बैठ गए, करते कराते पहुँच गए। रास्ते में पूछने लगे कि जिस गाँव में हम जा रहे हैं उसका नाम क्या है जी। तो मैंने कहा गाँव का नाम है मेला। फिर पूछ लगे यहाँ पहुँचना उसको क्या कहोगे डोगरी में? मैंने इतने पूछना, बस इतनी बात हुई। जब वहाँ जाके भाषण करने लगे तो कहते हैं इस गांव का नाम है मेला, इतने पुजना बड़ा चमेला। मुझे नहीं समझ आई कि इतनी जल्दी याद भी रख लिया उन्होंने, और वो डोगरी में बोलते थे। फिर जब रीसेटलमेंट बिल लगा हुआ तो यहाँ इतने पब्लिक मीटिंग्स हुई उसके विरोध में, तो फिर मैंने उनके कहने पर ही लिख के दिया। वो कहीं से सुना थे, हमारे डोगरी का जो एक कहा जाता था, अपनियाँ फिर बगानियाँ, अपनियाँ फिर कुआरियाँ, बगानियाँ धर्मतियाँ। कहते मुझे लिख के दो, लिख के दिया। अब ये तियाँ ध को डोगरी में और पंजाब में त बोलते हैं, तो उन्होंने उसको बोला अपनियाँ फिर कुआरियाँ, बगानियाँ धर्म दियाँ। तो लोगों ने तालियां शालियां बजाई। तो डोगरी में रुचि लेते थे। उनकी जो ओरिजिनल कविताएं हैं उनमें एक कविता है जम्मू की पुकार, उसने जम्मू का दर्द सारा उसमें दिया हुआ है। तो मैंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम भी रखा है जम्मू दी पुकार, जम्मू दी पुकार। तो वो उनके मतलब जो उनके भावना थी जम्मू के प्रति, जो दर्द था जम्मू का उनके मन में, उसके बारे में बार बार बात करते थे। और वही मैंने प्रयास किया कि किताब का नाम यही रखूं ताकि उनके उस दर्द को शब्द दिए जाएं। तो वो शब्द देने में हम लोग सफल रहे। चंद्रमोहन जी, कश्मीर में वो इसलिए भी पॉपुलर थे कि उन्होंने कश्मीर में जा कर के कहा था कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। यही कारण है जी। एक तो ये भी बात कारण रहा, दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का हल जो हम करेंगे वो हम करेंगे इंसानियत के दायरे से, इंसानियत और जमहूरियत के दायरे। इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत की बात भी की थी उन्होंने। तो उसको कुछ कश्मीर के नेताओं ने उल्टा भी समझा है, लेकिन सीधा सीधा शब्द जो उसका है वो कश्मीर के लोगों के दिलों में उतर गया कि भाई ये जो अटल जी जो चाहते हैं वो कश्मीर का जो तथाकथित समस्या तो नहीं मानते थे, लेकिन कश्मीर के लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये माध्यम चुने जाएंगे, लोकतंत्र, कश्मीरियत और जमहूरियत। तो ये लोगों के दिल में उतरा है आज भी
कश्मीर का कोई भी राजनेता है जो बीजेपी का विरोधी भी होगा तो अपने भाषण में अटल जी का 2-4 बार नाम लिया बगैर भाषण पूरा नहीं करते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हों, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, फरूल्ला साहब हों, अटल जी का नाम वो लेते ही लेते हैं। लेकिन आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने उनकी कविताओं का अनुवाद किया डोगरी में, ये आपको अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं? हाँ, बिल्कुल खुशकिस्मत मानता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद किसी और भाषा में नहीं हुआ है भारत के, जब हुआ होगा तो मेरे कम से कम मेरे नोटिस में नहीं है लेकिन डोगरी में अनुवाद होने के बाद उनका डोगरी के प्रति लगाव, जम्मू के लोगों के प्रति लगाव और बढ़ा। जी, आखिर में आप कोई और अनुभव शेयर करना चाहें किसी राजनीतिक रैली में, या आपको उनके साथ चलने का अवसर पैदा, उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी, खाने का क्या शौक था उनका? युवा मोर्चा में था तो साधारणतया केंद्र के जो नेता थे उनके साथ ही चलता था। तो अटल जी के साथ जाने में एक ये होता था कि मन लगा रहता था, गपशप लगाते थे, ये जो पकौड़े, पूछने की रुचि बड़ी रहती थी, तो ये भी रहती थी। खाने में भी वो पकौड़े और समोसे और इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने के बड़े शौकीन रहते थे और हम भी खाते थे। तो उनके साथ जाने का ये लाभ रहता था कि इस प्रकार की चीज़ें वो बड़ी पसंद करते थे, मिर्ची वाली चीज़ें बड़ी पसंद करते थे और बातें भी बड़ी चटपटी करते थे। यहाँ मुझे ध्यान में आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक कश्मीर चलो नाम का आंदोलन किया था और वो लोग झंडा चढ़ाने गए थे लाल चौक। जब वापस आए तो सब बड़े उत्साह से, अटल जी जम्मू में थे गेस्ट हाउस में, उनको मिले। तो एक महिला हमारी बहनी थी समझ लीजिए एबीवीपी की, वो कहने लगी अटल जी हमने उर्दू के जितने वो रास्ते में बोर्ड थे, पोस्टर थे, सब हटा दिए। तो अटल जी गुस्से में बोले, कहते ये बात मुझे पसंद नहीं आई, हमारी किसी भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है, उर्दू भी भारत की भाषा है, भारत की जाई है, भारत की बेटी है, ये मुझे बात आपकी पसंद नहीं आई और उर्दू के ख़िलाफ़ हमारा कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा समावेशी है, सबको लेके चलते हैं। एक तो ये उनका रहता था। दूसरा, जब जनता पार्टी समाप्त तो नहीं हुई लेकिन बीजेपी अलग हो गई जी, तो पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, मैं एक सरदार नौजवान उठ के खड़ा हो गया, कहता है बताइए सिख अलग कौम है कि नहीं है। अब ये बड़ा कठिन प्रश्न था अटल जी के लिए। कहते हैं सिख अलग कौम है या नहीं है, सिख पक्के हिंदुस्तानी हैं। इतना उनके मुंह में एक सरस्वती बैठी थी, ऐसा जवाब देते थे, अगला लाजवाब होता है, सिख बहादुर कौम है और भारतीय हैं। वो चुप हो गया। ऐसे ही यहाँ होते थे रिपोर्टर रेडियो के अजीत सिंह जी। तो अटल जी आए वहाँ से, दिल्ली से, एयरपोर्ट पे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो अजीत सिंह से पूछा, अटल जी आप बताइए आपका एनसी के साथ तालमेल है? उन्होंने कहा कोई तालमेल नहीं है। कहते हैं ओपन नहीं, कहता ना ओपन ना गोपन। कविता मुझसे निकलती थी, आशु कवि जिसको बोलते हैं ना, मुझसे कविता निकलती थी। कोई बात बोलते ऐसे जोड़ के बोलते थे। और जब शेख अब्दुल्ला साहब जेल से छूटे, यहाँ उनकी सरकार बनाने का तय हो गया, उनको मुख्यमंत्री बनाना था, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो अब अटल जी का अंदाज़ था बात बोलने का, जलसे बोल रहे थे। कहते हैं कि एयरपोर्ट पे शेख अब्दुल्ला साहब मुझे मिले। अब ये स्टाइल था उनका बोलने का। शेख साहब मिले, उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी देखा। उन्होंने कहा आप भी हैं? हमने कहा हम भी हैं। तो आगे बढ़ने के पहले आपको हमको देखना पड़ेगा। उसने कहा, शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम 53 से पहले की पोजीशन लाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम भी 53 के पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तब हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इस तरह सरस्वती उनके मुँह से निकलती और मैं लिखता था, नोट करता था कि कैसे कैसे बातें जोड़ते हैं, कैसे कैसे मुँह से शब्द निकलते हैं। और ये देश भर में मैं उनके साथ जयपुर के जलसे में भी गया हूँ, वहाँ भी इस प्रकार बोलते थे, लखनऊ में भी गया हूँ। तो ये उनके मुँह में ये सरस्वती जो बैठी थी, बीच में एक समय आया अटल जी थोड़े शैडो में हो गए, अडवाणी जी आगे आ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए प्रधानमंत्री अटल जी ही बनेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं पार्लियामेंट में कह दिया था कि ये व्यक्ति आने वाला देश का प्रधानमंत्री होगा। वो सारे गुण प्रधानमंत्री वाले उनके बीच थे, बहादुर थे। जब करगिल वार, आपको पता ही है, जब करगिल वार समाप्त होनी थी, समाप्त तो नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर उस वक्त बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट यूएसए के थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शायद आप पर एटम बम ना डाल दे। अटल जी को एक किस्म से दबाव डालने की कोशिश की कि उन्होंने कहा वो एटम बम डाल भी सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारा नुकसान होगा, जब हम कुछ डालेंगे तो पूरा पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। तो दिलेरी से उन्होंने उस समय जो समय काटा, लोग याद करते हैं उनको। तो अटल बिहारी वाजपेयी का अद्भुत प्रधानमंत्री थे और देश को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। श्री मोदी जी भी उनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, देखें आगे क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका। आपका शुक्रिया, मुझे अपने उद्गार प्रकट करने का अवसर दिया आज इस अवसर पर, जबकि उनकी पुण्यतिथि है। जी, धन्यवाद।